गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, आज है सितंबर 26, 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से कुछ टॉपिक्स आपको मैं करवाने वाला हूं। आज कुछ टॉपिक्स काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, बहुत बढ़िया होने वाले हैं। जैसे मॉनसून वाला टॉपिक है, ये हम लोग थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग मॉनसून के बारे में बहुत सारी चीजें जानेंगे। मॉनसून क्या है, कैसे काम करता है, आता कैसे है, जाता कैसे है, और मॉनसून का पैटर्न जो है इस साल कैसे चेंज हुआ, पिछले साल कैसे चेंज हो रहा था। काफी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी एनसीईआरटी में बेसिक मॉनसून अगर पढ़ लो और उसके बाद इस आर्टिकल को अगर बहुत अच्छे से थोड़ा समझ के पढ़ लो 2-3 बार, तो मॉनसून का पूरा कॉन्सेप्ट आपका ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा टॉपिक है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। यूएनएससी रिफॉर्म तो एक पुराना सा टॉपिक है, रिपीटेड सा है, तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग बात कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पहले हम लोग बात कर चुके हैं, तो वहीं से रिपीटेड टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा न्यूज में है, थोड़ा उसके लिए बात हम लोग हल्का फुल्का कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी और लेबर का क्या आपस में रिलेशन है, ये थोड़ी सी बात करेंगे। चाइना की जो पॉलिटिकल पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा, उसका स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। और ये दोनों टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी सब्सटेंस है इन दोनों टॉपिक्स में, क्योंकि देखिए इस बार ना वर्क फ्रॉम होम से क्वेश्चन पूछा गया है ना मेंस के अंदर, तो एक क्वाइट क्विटिंग भी पूछ सकता है, क्योंकि एक भी नया कॉन्सेप्ट है। और जो यंग जनरेशन है, आपके जैसे लोग हैं, शायद मेरे जैसे लोग भी हो सकते हैं यंग लोगों में, तो ठीक है, तो उनके वर्क लाइफ को इंपैक्ट करता है, तो अच्छा टॉपिक है। और ये वाला टॉपिक तो बहुत ही जबरदस्त है कि कैसे एक स्पोर्ट्स एक कंट्री की सॉफ्ट पावर को, एक इमेज को एनहेंस कर सकता है। अच्छे टॉपिक है, मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी दमदार टॉपिक है। आज मॉनसून वाला तो है ही, और ये दोनों टॉपिक हो गए, मजा आएगा इनको करने के लिए। तो चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। फ्रंट पेज पे देखें तो कुछ खास दमदार है नहीं, तो वहां पे जाएंगे नहीं, पॉलिटिक्स न्यूज है सारी की सारी। हाँ जी, तो वेरी प्री मैच्योर टू कमेंट ऑन द इंडिया गेटिंग यूएनएससी वीटो। जयशंकर आपको पता है न्यूयॉर्क के अंदर गए हुए हैं, तो वहां पे जैसे जैसे हमेशा कभी भी इंडिया जाता है ना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग में जाता है, यूएनएससी की मीटिंग में जाता है, तो हमेशा सबसे बड़ा मुद्दा ये उठता है कि भाई इंडिया को कब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाया जाएगा। ये हमेशा से ही क्वेश्चन रहता है। हाँ, हालांकि हम लोग अभी नॉन परमानेंट मेंबर हैं, क्योंकि 15 मेंबर होते हैं ना यूएनएससी के अंदर, 5 परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं, 10 के अंदर है इंडिया। बट देखिए यार, इंडिया पॉपुलेशन वाइज देख लो, है ना, एब्सोल्यूट इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देख लो, तो इंडिया की भैया टॉप कंट्रीज में आता है। तो एक इतनी बड़ी कंट्री को, जो 130-140 लाख करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, आप भैया उसको कैसे बाहर रख सकते हो यूएनएससी के। बस अब तो हम लोग यूके से इकोनॉमी भी हमारी ऊपर हो गई है, तो इंडिया बहुत जबरदस्त यहाँ पे जो है कंटेंडर है। हालांकि कुछ लोगों का आर्गुमेंट ये भी है कि भाई एशिया से ऑलरेडी चाइना है, तो हम लोग और दूसरी एशियन कंट्री के क्यों रखें। भाई इसी हिसाब से तो यूरोप में जो है फ्रांस भी है, यूरोप में ब्रिटेन भी है, उनको क्यों आपने रखा हुआ परमानेंट मेंबर के तहत, है ना। तो वो भी तो चीज देखनी पड़ेगी ना आपको, तो काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि रशिया रशिया ने तो अभी खुल के कहा है, कल भी कहा है रशिया ने, तो हाँ हम तो इंडिया की मेंबरशिप को सपोर्ट करते हैं। यूएसए भी हमारी मेंबरशिप को सपोर्ट करता है, यूके भी करता है, मतलब यूके ने कभी मना नहीं किया है, लेकिन यस यूके भी, क्योंकि यूएसए यार, यूके यूएसए से अलग तो नहीं चल सकता है ना। वो बाइडेन उसको फोन करके बोलेंगे भाई इंडिया को सपोर्ट करना है, तो बोलेंगे ओके माई बाप, हम तो आपको सपोर्ट करने वाले, क्योंकि इनका दोनों का तो पूरा साथ साथ ही चलता रहता है राइट। तो ये सपोर्ट करते हैं इंडिया को। दिक्कत जो है ना वो थोड़ी सी चाइना वाली है। फ्रांस भी सपोर्ट करता है, खुल के सपोर्ट करता है, फ्रांस के रिश्ते हमारे काफी अच्छे हैं भैया। राफेल हम लोगों ने खरीदा है, सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, इतना पैसा देते हैं हम लोग उनको, है ना। चाइना जो है इंडिया को सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन बात वही है ना, अगर इंडिया अपनी मेंबरशिप के लिए यहाँ पे सामने आता है, तो भी जर्मनी बोलेगा मुझे भी दो, जापान बोलेगा मुझे भी दो, अर्जेंटीना बोलेगा मुझे भी दो, ब्राजील बोलेगा मुझे भी दो, ऑस्ट्रेलिया बोलेगा मुझे भी दो। मेंबर बहुत सारे हैं ना लिस्ट के अंदर, सिर्फ इंडिया ही नहीं है। तो बस वो बातचीत चलती रहती है, आर्गुमेंट देते रहते हैं। तो जयशंकर जी ने ये कहा है कि भाई इंडिया को वीटो पावर डिजर्व करता है इंडिया, और हो सकता है फ्यूचर में मिल भी जाए। लेकिन अभी बोलना कि अभी 2-4 साल में मिल जाएगी, 5 साल में मिल जाएगी, ये काफी प्री मैच्योर होगा, तो उस बात पे हम लोग नहीं जाएंगे। यूएनएससी के अंदर बहुत सारी रिफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कई सारे ड्रॉबैक्स हैं, मतलब उसके अंदर लूप होल्स हैं। जैसे आप ये मान के चलिए कि यूरोप का वहां पे ओवर रिप्रेजेंटेशन हो गया है ना, ओवर रिप्रेजेंटेशन हो गया, पॉपुलेशन कम है, लेकिन दो दो कंट्री वहां पे यूरोप की बैठी हुई हैं राइट। दूसरी बात ये है कि यूएनएससी के अंदर जो भी मीटिंग होती है ना, वो अब ये समझ लीजिए कि वो ओपन नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, बंद कमरे में मीटिंग होती हैं, और किसी को पता भी नहीं चलता भाई आपने क्या मीटिंग किया है। ये भी एक दिक्कत तो है।
और यार ये इतना पुराना इंस्टीट्यूशन है ना, कितने साल हो गए इसको बने हुए, समय चेंज हो गया है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, इकोनॉमी चेंज हो गई है, पावर, पूरा गेम चेंज हो गया है वर्ल्ड का, तो अभी भी आप पुराने तरीके से चलोगे तो कैसे काम चलेगा? और ये डेमोक्रेटिक भी नहीं है ना, डेमोक्रेटिक तो ही नहीं सकता। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? वन मेंबर, वन वोट, वन वैल्यू, ये होता है ना डेमोक्रेसी का मतलब। तो एक तरफ तो डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, सुबह शाम डेमोक्रेसी का गाना गाते रहते हो, दूसरी तरफ भाई आप खुद डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करते हो। समस्या तो ये भी है, राइट। और इंडिया को आप कैसे इग्नोर कर सकते हो? इंडिया इस समय इकोनॉमी के हिसाब से देख लो, पॉपुलेशन के हिसाब से देख लो, है ना, हम काफी टॉप पे हैं। हाँ, हालांकि पर कैपिटा हिसाब से हम लोग काफी नीचे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे वो जेंडर डिस्पैरिटी की बात हो, मैटरनल मोर्टेलिटी की बात हो, पर कैपिटा इनकम की बात हो, हमारे एजुकेशन का लेवल हो, अभी भी बहुत काम करना है हमें। बट स्टिल, जब चाइना को मेंबरशिप मिली थी ना, यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप मिली थी, उस समय चाइना हर फ्रंट पे इंडिया से काफी पीछे हुआ करता था, हर फ्रंट पे। लेकिन चाइना ने ग्रो किया, इंडिया भी कर रहा है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं, इसलिए रिफॉर्म होने की जरूरत है। अब ये देखना रहेगा कब होगा कब नहीं होगा, वो एक अलग बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात यह है कि भाई गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया था मुकुल रोहतगी जी को कि आप जो है हमारे अटॉर्नी जनरल बन जाइए, क्योंकि अभी जो के वेणुगोपाल जी हैं वो 30 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि इनकी एज भी काफी हो गया, 90 ईयर्स के आसपास हो गए हैं, प्लस हो गए हैं शायद 90 से भी। अब ये तो कंटिन्यू नहीं कर सकते इतने बुढ़ापे में, ये तो अभी आराम से बैठ के भजन करेंगे। तो अटॉर्नी जनरल किसको बनाया जाए? तो रोहतगी जी को बनाया जाए, प्रपोजल आया था। क्योंकि रोहतगी जी ऑलरेडी 2017 में इन्होंने रिजाइन किया था, ये ऑलरेडी हमारे उस समय अटॉर्नी जनरल हुआ करते थे। तो बीच में हम लोगों ने वेणुगोपाल जी को अपॉइंट कर दिया, तो ये अपना प्रैक्टिस करने लगे। तो अभी सरकार चाहती है कि भाई इनको दोबारा से बनाया जाए। तो प्रपोजल गया था, इन्होंने बड़ा प्यार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके मना कर दिया कि सर मैं नहीं बनूंगा, मुझे प्राइवेट प्रैक्टिस में इतना मजा आ रहा है भाई, मैं यहाँ पे क्यों बनूंगा। अब इन्होंने रीजन नहीं बताया है, वैसे वो तो मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ, बिना रीजन के ही इन्होंने साफ साफ मना कर दिया। अब देखते हैं यहाँ कौन बनेगा। तो अटॉर्नी जनरल जो है न्यूज में रहा है, तो डेफिनेटली हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। लक्ष्मीकांत में तो ऑलरेडी एक बहुत अच्छा चैप्टर दिया हुआ है अटॉर्नी जनरल को लेके, सॉलिसिटर जनरल को लेके, तो आप लक्ष्मीकांत के से भी पढ़ सकते हो। लेकिन हल्का सा कंटेंट मैंने आपको यहाँ पे डाल दिया। अब ये समझ लीजिए कि जो पूरा कंटेंट है वो लक्ष्मीकांत का ही कॉपी पेस्ट है, तो वहां से पढ़ो, ज्यादा बेटर रहेगा। बट थोड़ा सा रिवीजन के लिए आप यहाँ भी देख सकते हो। तो भैया हमारी कंट्री के टॉप लीगल ऑफिसर होते हैं अटॉर्नी जनरल, को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जब भी कोर्ट के अंदर जाना होता है, अब भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थोड़ी ना जाएगी, तो उनके बिहाफ पे कौन जाते हैं? अटॉर्नी जनरल ही जाते हैं। अब ये अकेले तो नहीं है, इतना बड़ा देश अकेला कैसे संभालेंगे? तो 2 सॉलिसिटर जनरल इनके हेल्प के लिए होते हैं, और 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की हेल्प के लिए होते हैं, और बाकी जो है एक पूरी टीम होती है बहुत सारे वकीलों की जो सारी चीजें करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 76 है वो इसके बारे में बात करता है, इसका मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, ठीक है। और आर्टिकल 161 एडवोकेट जनरल के बारे में बात करता है। तो एडवोकेट जनरल जो है वो स्टेट्स के अंदर हाईएस्ट लीगल ऑफिसर होता है। इसका टेन्योर कोई फिक्स नहीं होता है, ये गवर्नमेंट की ऊपर डिपेंड करता है, प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम करते हैं, है ना, और प्रेसिडेंट के द्वारा ही इनको अपॉइंट किया जाता है। फंक्शन आपको बता दिया मैंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करता है लीगल मैटर्स पे, ठीक है। प्रेसिडेंट को भी कई बार जो है लीगल जो ड्यूटीज दी जाती हैं इनको, उसको ये परफॉर्म करते हैं। गवर्नमेंट के बिहाफ पे अपीयर होते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेबर कॉस्ट एज में डिसिपेट ड्यू टू टेक शिफ्ट। डिसिपेट का मतलब होता है भाई वो चीज गायब हो सकती है, वो चीज खत्म हो सकती है, वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, ये मतलब होता है डिसिपेट का। जैसे आपने पानी भर के रखा धूप के अंदर और आधे घंटे में आप जाते हो तो पानी डिसिपेट हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो इनका ये कहना है कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी की वजह से डेवलपिंग कंट्रीज को जो बेनिफिट है वो बेनिफिट डिसिपेट हो सकता है। और डेवलपिंग कंट्री को क्या बेनिफिट है? लेबर का बेनिफिट है ना। चाइना को क्या बेनिफिट है? चाइना ने कितना इकोनॉमी ग्रो क्यों किया है? क्योंकि चाइना में लेबर कॉस्ट कम है, चीप लेबर कॉस्ट है ना। वहां के जो वर्कर्स होते हैं उनको आपको कम सैलरी देनी पड़ती है, कम सैलरी में ज्यादा काम करते हैं। इसी वजह से तो अमेरिकन यूरोपियन कंट्री चाइना में अपने प्लांट लगाती हैं। और सिर्फ ये चाइना में ही नहीं, बल्कि वियतनाम चले जाओ, फिलीपींस चले जाओ, ठीक है, इंडिया में भी ये बेनिफिट उनको मिलता है। तो डेवलपिंग कंट्रीज में बेनिफिट है क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, तो लोग सस्ते में काम कर लेते हैं। बट आने वाले समय में क्या होगा? आने वाले समय में भाई रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग, इन सारी चीजों की वजह से जो प्रोडक्शन है
जो असेंबली होती है वो डेवलप्ड कंट्री के अंदर भी बहुत सस्ती हो जाएगी। तो ये जो लेबर हम लोग बोलते रहते हैं ना, इसका एडवांटेज मिलना बंद हो जाएगा डेवलपिंग कंट्रीज को। ये सारी की सारी प्रोडक्शन जो है वापस शिफ्ट हो सकती है जैसे अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन कंट्री के अंदर शिफ्ट हो सकती है। तो ये इनका कहना है कि समय के हिसाब से पासा पलटेगा। आने वाले समय में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, ये प्रोडक्शन जो है, आदमी की जरूरत ही नहीं है, सारा काम तो मशीनें कर दिया करेंगी। तो जब आदमी की जरूरत ही, और मशीनें थकती भी नहीं है, मशीनों को आपको लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं देना पड़ता है, मशीनों को आपके जो है चाय सुट्टा ब्रेक भी नहीं देना पड़ता है, मशीनें बीमार भी नहीं होती है, मशीनें स्ट्राइक में भी नहीं जाती हैं। बहुत सारा बेनिफिट है ना उनको तो मशीनों का। तो इसलिए आने वाले समय में सारी चीजें होंगी। जापान के अंदर तो आप देखो भरपूर एकदम, जापान में तो होटल्स वगैरह में जो रिसेप्शन में बैठे रहते हैं भाई वो भी रोबोट होते हैं, जो रूम सर्विस देते हैं वो भी रोबोट होते हैं, जो वहाँ के ओल्ड एज होम्स के अंदर जो सर्विस देते हैं वो भी रोबोट होते हैं, जो वहाँ पे बुजुर्गों को हेल्प करते हैं। हर चीज रोबोट से हो रही है, तो आदमी की जरूरत ही नहीं है वहां पे। ठीक है, तो ये चीजें होने वाली हैं, ऐसा इन्होंने, किसने कहा है? तो नीति आयोग के एक ऑफिसर हैं काफी बड़े, उन्होंने ये बात बोली है। ठीक है, आप भी थोड़ा बहुत एग्री कर सकते हैं इस बात से डेफिनेटली। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पिक्स नेशनल कांग्रेस डेलीगेट्स। देखिए वैसे ना आपको मैं बताऊं, कल और परसों ये रूमर चल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, खासकर ट्विटर के ऊपर, जिसमें ये कह रहे हैं कि भाई मिस्टर जी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, वहां का मिलिट्री कूप कर दिया गया है। अब ये पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन इंटरनेट पर तो भयंकर चल रहा है। अब ये चीजें जब चल रही हैं, बीच में जो है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है उसने अनाउंस कर दिया कि हम लोग मीटिंग करने वाले हैं। किसकी मीटिंग होती है? इसे बोलते हैं नेशनल कांग्रेस की मीटिंग होने वाली है। आपको ये बताऊंगा मैं थोड़ा पूरा एंगल यहाँ पे क्या है। देखिए चाइना के अंदर ना एक प्रोवर्ब चलता है बहुत पुराना, जिसमें ये कहा जाता है, जिसमें कहा आर्ट ऑफ वॉर कहा जाता है उसको, आर्ट ऑफ वॉर। उसके एक फ्रेज आपको बताता हूं, कभी कभार जीएस पेपर 4 में ऐसे वैसे में लिखने के काम आ जाता है। उसमें ये कहा जाता है कि अपीयर स्ट्रॉन्ग व्हेन यू आर वीक एंड appear weak when you are strong। समझ रहे हो भैया? जब आप एक्चुअली में कमजोर होते हैं ना, तो दुश्मनों को ये दिखाओ कि तुम बहुत पावरफुल हो, ताकि वो डर के आपके ऊपर अटैक ना करें। और जब आप एक्चुअली में स्ट्रांग होते हो, तो एनिमी को ये दिखाओ कि तुम कमजोर हो, क्योंकि वो कमजोर समझ के तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा कम शक्ति के साथ, पावर के साथ, और तुम जो है उसको फिर हरा सकते हो। ये जो है बोला जाता है। तो चाइना, ऐसा कहा जाता है कि चाइना में अभी ये जो रूमर्स वगैरह चल रहे हैं कि भाई उनको हाउस अरेस्ट कर ले गए, मिलिट्री कूप हो गया, ये चाइना की एक स्ट्रेटजी हो सकती है दुनिया को दिखाने के लिए, देखो चाइना में खुद प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए जो है दूसरी जो चीजें ना उसकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा। हो सकता है चाइना कोई बड़ा एक्शन लेना चाहता हो और इस तरह की चीजें वहां पे फैलाई गई हैं, या सभी कुछ एक मतलब अलग अलग आर्गुमेंट हो सकते हैं यहाँ पे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो क्या है कि भाई नेशनल कांग्रेस को जो है वहां पे बुलाया जाता है। देखिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का काम कैसे करता है, थोड़ा आपको बता देता हूँ स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो देखिए, तो जनरल सेक्रेटरी होते हैं, तो ये तो मिस्टर जी जिनपिंग हो गए यहाँ पे सीधा सीधा, जो टॉप होते हैं। स्टैंडिंग जो कमेटी होती है इसके अंदर 7 लोग होते हैं, इसको भी जो है जी जिनपिंग ही एक्चुअली हेड करते हैं। तो देखिए ये है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के टोटल मेंबर्स। ठीक है, आप ये मत समझना कि चाइना में जितने लोग होते हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर होते हैं, ऐसा नहीं होता है। चाइना में और भी रीजनल छोटी छोटी पावर हैं पार्टीज, जैसे इंडिया में अब बीजेपी अलग है, कांग्रेस के अलग हैं, सपा वाले अलग हैं, तो सबके मेंबर अलग अलग होते हैं ना। ऐसे ही इतने लोग हैं जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर एक्टिव मेंबर्स होते हैं। ठीक है, मेंबरशिप वो लेते हैं। उसमें से जो है 2200 लोग, इन्हीं में से वो आते हैं। इसे नेशनल पार्टी कांग्रेस डेलीगेट कहा जाता है। ठीक है, जो कि जैसे किसी म्युनिसिपैलिटी के अंदर कोई ऑफिसर हो गया, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हो गया, तो इस तरह के लोग जो है वो आते हैं। 2200 के आसपास होते हैं ये लगभग। इसमें से फिर 370 लोगों को चुना जाता है, जिसमें से 170 लोग जो है वो जो थोड़े से लो रैंक के होते हैं, 200 लोग जो है काफी हाई रैंक के होते हैं, जैसे मिलिट्री में ऑफिसर्स हो गए, है ना, कोई मेयर हो गया कहीं का, कोई मिनिस्टर हो गए, वो सब यहाँ पे आते हैं 370 के अंदर। इन 370 में से बिल्कुल एक फिर 25 जो है पोलित ब्यूरो जिसको बोलते हैं, जो कि काफी क्लोज एक कैबिनेट टाइप का होता है।
ठीक है। फिर उसमें से 7 लोग आते हैं, इन्हीं में से आते हैं जो जिसे हमारे यहाँ पे किचन कैबिनेट बोलते हैं, जो खास लोग होते हैं जी जिनपिंग के, और इनको जी जिनपिंग ही हेड करते हैं एक तरह से, जैसे कैबिनेट को प्राइम मिनिस्टर हैंडल करते हैं और वो हेड करते हैं, इस तरह का थोड़ा सा सीजन यहाँ पे सीन रहता है। और जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है एक्चुअली वो पोलित ब्यूरो से शुरू होती है, ठीक है, और वोटिंग होता है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि भाई जो जी जिनपिंग ने बोल दिया वही होगा, नहीं ऐसा नहीं होता, वोटिंग होती है और ये हमेशा ओड नंबर होता है। ये ओड नंबर इसीलिए होता है ताकि वहां पे टाई ना हो सके, ठीक है, तो इसलिए रखा जाता है। तो पोलित ब्यूरो डिसीजन लेता है, फिर स्टैंडिंग कमेटी डिसीजन लेती है, फिर आपका जनरल सेक्रेटरी डिसीजन लेता है। तो एक तरह का आप समझ लीजिए ये कैबिनेट हो गया, कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, और ये किचन कैबिनेट हो गया, है ना, और खास लोग होते हैं आसपास वाले, और फिर ये जो है जी जिनपिंग हो गया। तो इस तरह से काम करता है वहां का। तो इन्होंने क्या किया है, अभी ये नेशनल कांग्रेस पार्टी की डेलीगेशंस जो है इनको बुलाया है, और ये 5 साल में एक बार इनकी मीटिंग होती है, ठीक है, बहुत बड़ी मीटिंग होती है। तो पूरा एजेंडा फिक्स किया जाता है, और ये भी 16 अक्टूबर को होगी, जिसमें सबसे बड़ा जो एजेंडा वो ये है कि मिस्टर जी जिनपिंग को अनलिमिटेड पावर्स देनी है, लाइफ लॉन्ग वो जो है वहां के जनरल सेक्रेटरी रह सकते हैं लाइफ लॉन्ग, तो ये पावर उनको देनी है। तो वहां के पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर चेंज किया जाएगा। पहले वहां के पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा हुआ करता था कि कोई भी आदमी जो है 2 बार से ज्यादा नहीं बन सकता था, लेकिन जी जिनपिंग ने भाई सारा कुछ आके इधर डावाडोल कर दिया, हिला दिया सब कुछ, तो इनको काफी अनप्रेसिडेंटेड पावर यहाँ पे दी जाएंगी। अब वो पता नहीं क्या बोल रहे हैं कि भाई मिलिट्री कूप हो गया है, ये वो करके, पता नहीं, देखना रहेगा फ्यूचर में, हो भी सकता है, वी नेवर नो। चलिए, और आप कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कि आप चाहते हो कि वहां पे मिलिट्री कोप हो या ना हो। आप ये समझ के देख लीजिए कि जी जिनपिंग इतना खतरनाक लीडर है, जो भी आदमी मिलिट्री कूप करेगा वो इससे भी खतरनाक होने वाला है। तो ये बात आप पक्की बात समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि भाई वो इंडिया का फ्रेंडली हो जाएगा, अमेरिका का दोस्त बन जाएगा, वो तो होने वाला वहां पे है नहीं ऐसा सच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिफ्टिंग मॉनसून पैटर्न, ये क्या है न्यूज थोड़ा आपको बता देता हूँ। वैसे आप सबको अच्छे से पता है, 3 दिन से भाई भयंकर बारिश हो रही है इधर, ये हरियाणा दिल्ली वाले गुड़गांव वाले रीजन में, है ना। और आपने फोटोज आपने आप अच्छे से देखी होंगी ना, सब कुछ डूब गया है काफी ज्यादा। तो मॉनसून शिफ्ट का पैटर्न जो है वो शिफ्ट हो रहा है, ये थोड़ा बेसिकली इन्होंने इसमें बारे में बात किया है। अब मॉनसून कैसे काम करता है, वैसे आपको ने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से पता होगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो है एक समर मॉनसून होती है और एक विंटर मॉनसून होती है। समर मॉनसून का कैसे कॉन्सेप्ट होता है कि समर में देखिए ना, यहाँ पे ये टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो ये इसलिए यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है ना, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। और नीचे जो यहाँ पे जो है हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर लो होता है। तो हाई विंड कैसे कैसे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है, तो विंड ऐसे चलना शुरू कर देती है इंडिया की तरफ। तो जब ये विंड होती है ना, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड इसको बोलते हैं, तो ये इंडियन ओशन से मॉइस्चर कैप्चर करती है, और उस मॉइस्चर को फिर बाद में जो है इंडिया में उसको शेड कर देती है, उसको रिलीज कर देती है, जिसे हम लोग मॉनसून कहते हैं। लेकिन यही सारी प्रोसेस जो है रिवर्स होती है विंटर के टाइम में, आफ्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, वहां पे ये अलग होती है, क्योंकि उस समय इंडिया में सर्दियां चल रही होती हैं, मतलब टेम्परेचर लो होता है, और जो लो टेम्परेचर होता है तो हाई प्रेशर होता है, तो यहाँ पे होता है हाई प्रेशर। और क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में होता है लो प्रेशर, क्योंकि वहां पे समर्स होती हैं, तो यहाँ पे होता है लो प्रेशर। तो विंड कहां से कहां चलेगी, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए। तो ये होता है समर और ये होता है विंटर। तो उसके बारे में इन्होंने ये कहा है कि भाई इसका थोड़ा सा पैटर्न जो है वो चेंज हो गया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हो, ऑनसेट का मतलब होता है जब मॉनसून का आगमन होता है। तो 1 जून की डेट होती है बेसिकली केरला कोस्ट पे, जब पहली बार मॉनसून आता है। फिर धीरे धीरे वो अलग अलग डेट पे जो है इंडिया में अलग अलग आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। सबसे एंड में कहाँ आता है, राजस्थान में आता है। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो एक्सट्रीम पॉइंट है ना, यहाँ पे आता है, सबसे आखिर में आता है। कई बार 15 जुलाई तक आता है, वो 15 जुलाई या 14 जुलाई के लगभग आता है। ऐसे ही फिर जब उसको जाना रहता है वो अपने हिसाब से जाता है, ठीक है। जहां सबसे पहले आता है वहां से सबसे पहले जाता भी है। इट्स लाइक एटीएम मशीन, जो सबसे पहले घुसेगा अंदर वही सबसे पहले निकलेगा। तो सबसे पहले राजस्थान जो है 15 सितंबर के लगभग यहाँ से निकलना शुरू हो जाता है, 14, 15, 16, 17 के आसपास। अब ये पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो मॉनसून विड्रो देखिए, अभी सितंबर जो है वो खत्म हो गया है, ठीक है, होने ही वाला है। तो सितंबर के महीने में क्या है, ऑलमोस्ट आप ये समझ लीजिए कि इसके बाद जो है वो मॉनसून विड्रो करना शुरू कर देगा, मतलब वापस जाना शुरू कर देगा, वापस जाना शुरू कर देगा। तो ये कहता है भाई मॉनसून है क्या, मॉनसून इज लाइक अ सी ब्रीज, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया ना, ये सी ब्रीज टाइप का ही होता है। मॉनसून इज लाइक अ सी ब्रीज दैट हैज कंसिस्टेंटली लैंडेड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फॉर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर। आज से नहीं है, बहुत बहुत पुराने समय से चल रही है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएं कि वो कौन से अरेबिक
स्कॉलर थे जिन्होंने जो है इस टर्म को दिया था सबसे पहली बार, जिन्होंने बताया था हाँ भी मानसून का पैटर्न ऐसा होता है और इस तरह से काम करता है समर विंटर के अंदर। तो थोड़ा नाम अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कहता है कि ये मेनलैंड इंडिया में जो है ना, मतलब वो कब जाता है, लास्ट वीक ऑफ मई एंड फर्स्ट वीक ऑफ जून। वो मेनलैंड इंडिया में तो एक्चुअली जून में ही आता है केरला कोस्ट पे, मई के महीने में वो अंडमान निकोबार में बेसिकली चला जाता है। तो फर्स्ट ऑफ जून जो है ऑफिशियल डेट मानी गई है केरला, जब केरला में बारिश होती है। तो ध्यान देना है, अंडमान निकोबार में फर्स्ट ऑफ जून से पहले ही मानसून आ जाता है, ठीक है। वहां पे मई के महीने में आ जाता है, 15, 16, 18 मई के आसपास आ जाता है, लेकिन हम लोग जून को कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब मानसून रेन किसको बोलते हैं, मानसून रेनफॉल फर्स्ट ऑफ जून से लेके 30 ऑफ सितंबर के बीच में जो भी रेनफॉल इंडिया में होती है इन 4 महीनों में, उसको मानसून रेनफॉल कहा जाता है। हाँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि भाई 30 सितंबर के बाद जो है बारिश रुक जाती है, नहीं, ये मतलब नहीं होता है इसका, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि 15 अक्टूबर तक भी, कई बार लेट अक्टूबर तक भी, अक्टूबर के महीने में भी कभी कभार रिमझिम रिमझिम बारिश कभी कभी हो जाती है, वो भी मानसून बारिश हो सकती है। लेकिन ऑफिशियल डेटा के हिसाब से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 4 महीनों को ही मानसून माना जाता है। अब एक बार मानसून आ गया सितंबर के महीने तक, अब क्या होगा, वो रिट्रीट करना शुरू कर देता है, वापिस जाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये जो समर मानसून थी, जिसे हम लोग साउथ वेस्ट मानसून भी बोलते हैं, ये रिप्लेस कर दी जाती है नॉर्थ ईस्ट मानसून के द्वारा नवंबर के महीने में। ओपनली क्लियर देख सकते हो, यहां वाला ये वाला डायग्राम देखो आप, इधर वाला, ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट मानसून है, क्योंकि यहाँ की जो विंड आ रही है ना वो नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, और इसे बोलते हैं साउथ, समर वाली को बोलते हैं साउथ वेस्ट, क्योंकि ये जो विंड है ना वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आ रही है। तो इसको धीरे धीरे रिप्लेस कर देती हैं, इसे हम लोग समर मानसून भी कहा जाता है। और ये जब समर मानसून होती है तो तमिलनाडु, आंध्रा, थोड़ा बहुत कर्नाटका वाले हिस्से में हल्की फुल्की बारिश वहां पे होती है। तमिलनाडु कोस्ट पे थोड़ी सी ज्यादा बारिश होती है, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अब कहता है द मानसून बिगिन इट्स विड्रॉल फ्रॉम द लास्ट स्टेट इट रीचेज। तो सबसे पहले राजस्थान से ही विड्रॉ होना शुरू होता है। देखिए होता क्या है ना, सितंबर 15 के बाद होना क्या शुरू हो जाता है, इससे पहले हमारा अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के अंदर ना साइक्लोन्स पैदा होते हैं, जिस साइक्लोन की वजह से रेनफॉल होता है। और साइक्लोन क्यों कहाँ होते हैं, जहां पे लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर कहाँ होता है, जहां पे हाई टेम्परेचर होता है। तो उस दौरान जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के दौरान हाई टेम्परेचर होने की वजह से लो प्रेशर क्रिएट होता है, जिसे साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं एंटी साइक्लोन के द्वारा। एंटी साइक्लोन मतलब जहां पे हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर मतलब जहां पे लो प्रेशर होता है और लो टेम्परेचर होता है। तो क्योंकि वहां पे धीरे धीरे सर्दी आनी शुरू हो जाती है तो टेम्परेचर लो होना शुरू हो जाता है। अब ये तो थोड़ी सी मैकेनिज्म हो गया पूरा हमारे मानसून का। इस साल मानसून का क्या हाल रहा है, इस साल मानसून जो है वो 7% प्लस में रही है, सरप्लस में रही है, तो अच्छी बात है। समस्या सरप्लस वाली नहीं है भाई, समस्या है ये वाली, एक्सट्रीम इनइक्वालिटी, ठीक है। एक्सट्रीम इनइक्वालिटी, जैसे बोलते हैं कि प्यार से डर नहीं लगता, सांप थप्पड़ से लगता है, वैसे ही मानसून का भी है। हमें मानसून के रेनफॉल से डर नहीं लगता है, हमें मानसून के जो है इनइक्वालिटी से डर लगता है। कहीं पे इतनी ज्यादा हो जाती है कि बाढ़ आ जाती है, कहीं पे इतनी कम हो जाती है ड्रॉट हो जाती है। मानसून का ऐसे सच कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे सामने, उसकी जो वेरिएबिलिटी है ना वो ज्यादा प्रॉब्लम है हमारे लिए। जैसे इस बार सेंट्रल और साउथ इंडिया में भैया खूब बारिश हुई, आपने देखा ही होगा, केरला में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में भयंकर फ्लड आया क्योंकि वहां पे सरप्लस बारिश हो रही थी। लेकिन यूपी में, बिहार में, उड़ीसा में, पंजाब में कितनी कम बारिश हुई है, वहां पे लगभग ड्रॉट वाली पोजीशन आ गई है। ये इसे बोलते हैं एक्सट्रीम इनइक्वालिटी, ठीक है। और मतलब ईस्ट इंडिया में भी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी, मेघालय में इस बार काफी कम बारिश हुई है, चिरापुंजी वगैरह में उधर भी कम बारिश हुई है। इसका नतीजा ये निकला कि इस बार इंडिया में जो पैडी कल्टीवेशन है, राइस जैसे हम लोग बोलते हैं, लोगों ने कम लगाया है उसको, राइस प्लांटेशन जो है वो इस बार कम हुआ है, जिसकी वजह से डेफिनेटली ओवरऑल प्रोडक्शन भी कम होगा। और आपको ये पता है कि इंडिया ने जो है जो जो ब्रोकन राइस था उसके एक्सपोर्ट को भी बैन कर दिया है इसी वजह से, क्योंकि सरकार को पहले से पता है कि इस बार प्रोडक्शन कम होने वाला है। तो कहते हैं भाई ये जो एक्सेसिव रेनफॉल हुआ है इस बार सदर्न इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है। देखिए इसका एक बहुत बड़ा रीजन है ला नीना, ठीक है। ला नीना क्या होता है, जब हमारे सेंट्रल पैसिफिक ओशियन के अंदर टेम्परेचर कम हो जाता है, मतलब वहां पे जो पेरुवियन करंट होता है, जो कोल्ड करंट होता है, वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा डाउन टेम्परेचर चला जाता है, उसका कोल्डर हो जाता है नॉर्मल ईयर के कंपैरिजन में, उसको बोलते हैं ला नीना।
और ला नीना इज एक्चुअली गुड फॉर मॉनसून। और मजे की बात यह है कि लगातार 3 सीजन हो गए हैं ला नीना जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है 1950 के बाद इतने लंबे समय तक ला नीना रहा है, और जिसके लिए हम लोगों ने स्पेशल टर्म भी दिया है जिसे कहते हैं ट्रिपल डिप ला नीना। ट्रिपल डिप ला नीना। उससे पहले 2015 में क्या हुआ था, लगातार 19 महीनों के लिए ला नीना कंटिन्यूअस रहा था, जिसे कहा जाता है गॉडजिला ला नीना। लेकिन इस बार तो भाई उसने 24 मंथ तो ऑलरेडी हो चुके हैं, ऐसा माना जा रहा है कि अभी 8-10 महीने और बढ़ेगा। ठीक है, तो ला नीना एक इज अ मेजर फैक्टर जो यहाँ पे माना जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। आर मॉनसून पैटर्न चेंजिंग, क्या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो रहा है मॉनसून का पैटर्न? कुछ फैक्ट बताते हैं कि यस, कुछ फैक्ट बताते हैं नो। देखिए 2019 के बाद से लगातार आपको पता ही है 2019, 20, 21, 22 4 साल ये ऐसे रहे हैं, इंडिया में अच्छा रेनफॉल हुआ है। बीच में थोड़ा 2019 को छोड़ दें अगर, ठीक है, बाकी 3 साल तो बढ़िया रेनफॉल हमारे इंडिया में रहा है। और 2019 में भी क्या है ना, कुछ रीजन्स के अंदर तो बहुत ज्यादा रेनफॉल था, कुछ रीजन्स के अंदर नहीं था। तो ये उन्होंने थोड़ी सी बात यहाँ पे बोली है। हालांकि जून के महीने में बारिश थोड़ी कम हुई है, लेकिन जुलाई, अगस्त और सितंबर में तो भैया सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 3 दिन से तो आपको बताया हमने बारिश यहाँ पे हो ही रही है। तो दिक्कत ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पैटर्न चेंज हो रहा है। सितंबर के महीने में ज्यादा रेनफॉल हो रहा है और जून के महीने में कम रेनफॉल हो रहा है। आप इसे क्या अंदाजा लगा सकते हो कि मॉनसून जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, 3-4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन आगे की तरफ खिसक रहा है। इसके लिए एक रीजन तो ला नीना आपको बता ही दिया है, कंटिन्यूस जो चल रहा है इसकी वजह ये एक क्लाइमेट चेंज भी लोग बोल रहे हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज भी रीजन इसके लिए हो सकता है, लेकिन अभी कोई एग्जैक्ट एविडेंस नहीं है हमारे पास, तो इसलिए हम लोग बहुत विश्वास के साथ नहीं बोल सकते कि एग्जैक्टली क्या क्लाइमेट चेंज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ज्यादा स्टडीज करने की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे ही नहीं बोलेंगे, बिना एविडेंस के नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलिए, एक तो ये सॉफ्ट पावर वाला एडिटोरियल हम लोग करेंगे, और ये 2 एडिटोरियल आज हम लोग करने वाले हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से दोनों काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो काफी बड़ा एडिटोरियल है, तो लाइन टू लाइन तो हम लोग नहीं जाएंगे, आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट में बता देता हूं ये क्या बात कर रहा है। देखिए, क्वाइट क्विटिंग, ये टर्म जो है आजकल सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है भाई। क्वाइट क्विटिंग, एक टर्म और हो रही है वायरल, अगर आपने कभी थोड़ा सोशल मीडिया वगैरह पे जाते हो, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो, जिसे कहते हैं मून लाइटिंग, है ना? सुना है किसी ने मून लाइटिंग? अगर सुना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ जरा, देखें। और सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन पढ़ना भी है, देखते हैं कौन कितने स्टूडेंट आंसर करते हैं यहाँ पे। कल भी इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, मून लाइटिंग होता क्या है, क्या इसके आसपास कंट्रोवर्सी चल रही है। ठीक है, और काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है ये अभी मुद्दा, तो मुझे ऐसा लगता है वैसे भी आने वाला है अभी पेपर वेपर में 2-4 दिन में मून लाइटिंग के बारे में। बट यस, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट है क्वाइट क्विटिंग, मतलब क्विट करना, गिव अप करना, नौकरी छोड़ देना, लेकिन बिना आवाज किए, चुपचाप नौकरी छोड़ देना। एक्चुअली इसका ये मतलब नहीं है, लिटरल मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि नौकरी तो करो, लेकिन सिर्फ उतना काम करो जितने काम के लिए आपको सैलरी मिलती है, उससे ज्यादा मत काम करो। आप सोचो ये क्या बात हुई सर? बिल्कुल हुई। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाओ, क्या होता है प्राइवेट सेक्टर में? आपको सुबह 9 बजे ऑफिस बुलाया जाता है, यूजुअली आपका ऑफिस टाइम होता है 9 to 5, लेकिन आपके ऊपर वर्कलोड इतना ज्यादा होता है, आप 6, 7, 8 बजे तक ऑफिस में बैठे रहते हो, 9 बजे तक ऑफिस में बैठे रहते हो। बहुत बार अपने घर तक भी आप काम लेके आते हो, रात को भी बेचारे काम में लगे रहते हैं। तो पगार मिलता है 50,000, काम लिया जा रहा है 1 लाख रुपए का। ठीक है, एक्सेस काम हो गया, वर्कलोड बढ़ गया। तो क्वाइट क्विटिंग का मतलब यह है कि मैं सिर्फ उतना ही काम करूंगा जितनी मुझे सैलरी मिलेगी, तो आपके लिए मैं अपना एक्स्ट्रा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। ये मतलब होता है क्वाइट क्विटिंग का, समझ रहे हो? और वो जो एक्स्ट्रा टाइम मेरा बचेगा वो कहां जाएगा? वो मेरी पर्सनल लाइफ में जाएगा, अपनी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, पेरेंट्स के साथ, अपनी कोई हॉबी है उसको परस्यू करूंगा, वहां पे जो है मैं टाइम स्पेंड करूंगा। ये इसका मतलब होता है। या फिर जो है आप कोई और भी जॉब कर सकते हो बीच में अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। तो ये मतलब होता है क्वाइट क्विटिंग का। ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा हो रहा है बर्नआउट की वजह से। बर्नआउट का मतलब ये होता है कि जब आप बहुत ज्यादा काम करने लगते हो, दिन में 10-10, 12-12, 15-15 घंटे काम करने लगते हो, तो भाई एक टाइम पे तब जाके गिव अप कर देते हो ना कि अब मेरी बस की बात नहीं है। अभी आपका बॉडी आपका मशीन है, आपका ब्रेन आपकी मशीन है, ऑर्गन है, तो ये भी एक लिमिट तक ही अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हैं, है ना? उसके बियॉन्ड तो नहीं कर सकते। इसे बर्नआउट कहते हैं। जब आप बोलते हैं कि सब गिव अप कर देते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है,
तो हो ये रहा है कि जो जेनजी हैं और जो मिलेनियल्स हैं, ठीक है, जेनजी मतलब आप लोग जो है जेनजी हैं, जो बच्चे बेसिकली 2000 के बाद पैदा हुए हैं ना, उसको जेनजी कहते हैं। और जो 1990s वाले किड होते हैं उनको जो है मिलेनियल्स कहते हैं। तो इनका ये कहना है कि भाई हमें बर्नआउट हो गया है, हम लोग जो है एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे, अगर करेंगे भी थोड़ा बहुत तो उसके लिए आप हमें कंपनसेट करोगे, हमें फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स चाहिए, सीधी सी बात है। ठीक है, फ्लेक्सिबल वर्क आवर चाहिए, हमें वर्क फ्रॉम होम चाहिए, और अगर आप एक्स्ट्रा काम करवाओगे तो एक्स्ट्रा सैलरी भी चाहिए। ये मतलब होता है इस सारी चीज का। मूवमेंट है गो स्लो मूवमेंट, गो स्लो, धीरे चलो, ठीक है, आराम से जो है काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी हाइक अगर आपको अपनी कंपनी नहीं दे रही है तो आप काम नहीं करोगे। ठीक है, ये जो मूवमेंट है वो काफी पुरानी मूवमेंट, एक्चुअली एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। ब्रिटेन की ये यूरोप में जो है शायद किसी कंट्री का एग्जांपल इन्होंने एग्जैक्टली यहाँ पे बताया नहीं है, लेकिन वहां पे क्या था, कोई एक पोर्ट थी, और उस पोर्ट के ऊपर जो है कुछ लेबर्स थे, वो लोग काम किया करते थे, और लेबर्स ने क्या कहा कि भाई हमारी सैलरी इंक्रीज कर दो क्योंकि हमारा वर्कलोड बढ़ गया, तो उन्होंने 10% का जो है सैलरी हाइक मांगा था। लेकिन उनके जो एम्प्लॉयर्स थे, जो बॉस थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको नहीं करेंगे, तो ये लोग स्ट्राइक पे चले गए, स्ट्राइक पे चले गए। अब ये काम तो किया नहीं इन्होंने, तो मालिक ने क्या किया, भैया किसानों को उठा के ले आए, एग्रीकल्चर लेबरर्स को ले आए, अपनी फैक्ट्री में डाल दिया, मतलब वहां पे पोर्ट की पे डाल दिया। अब उनको काम करना आता नहीं, चीजें पकड़ रहे तो हाथ से छूट जा रही हैं, प्रोडक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो गई। तो फिर एक टाइम पे क्या हुआ, उनको एग्रीकल्चर लेबरर्स को निकालना पड़ा, और ये जो पुराने अपने उनके वर्कर्स थे उनको हायर करना पड़ा, और 10% का इंक्रीज भी देना पड़ा। ये क्या है, मतलब यही है ये इस तरह का। और एक और एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि अमेरिका में कुछ रेलवे वर्कर्स हुआ करते थे, रेलवे वर्कर्स ने जब अपने सैलरी हाइक की बात किया तो मालिक ने बोला कि नहीं, सैलरी हाइक नहीं करूंगा। तो इन वर्कर्स ने क्या किया, जो इनकी जो मशीन थी, ठीक है, जैसे जिसको फावड़ा होता है ना, ऐसे जो नीचे से मिट्टी विट्टी निकालने के काम आता है, उसको ऐसे ना 2-2 3-3 इंच छोटा करवा दिया। तो इन्होंने कहा भाई कम सैलरी दोगे तो काम भी कम होगा। तो बेसिकली ये जो उस समय की चीजें थी, गो स्लो, कि अगर आपको सैलरी नहीं मिल रही है प्रॉपर तरीके से आपके काम के हिसाब से, आप काम भी ना, आप काम छोड़ोगे नहीं, आप ऑफिस में आओगे, लेकिन काम एक्स्ट्रा नहीं करोगे। ये मतलब होता है क्वाइट क्विटिंग का, क्वाइट क्विटिंग का ये मतलब होता है। हालांकि आर्टिकल ये बहुत बड़ा है, अगर आप जानना चाहो तो पूरा खूब पढ़ सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली जो मैंने आपको बताया है बात वही है। तो कोविड-19 के टाइम पे जब वर्क फ्रॉम होम करने लगे पेंडेमिक के दौरान, ठीक है, लोगों ने रियलाइज किया कि भैया लाइफ जो है वो रिस्की है ना, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, आप एक्स्ट्रा काम फालतू में मत करो। ठीक है, आप एक्स्ट्रा काम कर भी रहे हो तो कम से कम उसके लिए एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन मांगो। तो पहले क्या होता था, ये माना जाता था कंपनीज वगैरह के अंदर कि जो एम्प्लॉय जितनी देर काम करेगा ऑफिस में वो उतना ही बढ़िया एम्प्लॉय है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता, जरूरी नहीं है। हो सकता है जो काम आप 4 घंटे में करते हो, आपके साइड में जो दोस्त बैठा हो आपके कैबिन में, वो 14 घंटे ऑफिस में रहता हो, लेकिन वो सारा दिन फेसबुक चलाता हो, गेम खेलता हो। अब बैठने के तो 14 घंटे बैठा है, लेकिन काम तो वो आप जो काम ने काम 4 घंटे में किया वो 14 घंटे में कर रहा है। ये भी तो बड़ी बात है ना। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए तो इन्होंने कहा है कि भाई हम लोग उतना ही काम करेंगे जितना काम हमारे कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया था, जितने वर्किंग आवर्स हमारे काम में दिए गए थे। अभी कुछ समय से कुछ कंट्रोवर्सी भी चल रही थी, जैसे बॉम्बे की एक शेविंग कंपनी है, उसके सीईओ ने कहा भाई लिंक्डइन के ऊपर कि यंग जनरेशन को 18-18 घंटे काम करना चाहिए 5-6 सालों के लिए। अब 18 घंटे काम कैसे करोगे यार, ये तो टॉक्सिक वर्क कल्चर हो गया ना। फिर जब बाद में इनको ट्रोल किया गया तो माफी मांगने लगे। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें हैं यहाँ पे। तो ये जो मूवमेंट है बेसिकली, ये जो क्वाइट क्विटिंग वाली मूवमेंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड इस समय काफी ज्यादा चल रही है। यंग लोग जो आपके जैसे लोग हैं, वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करना चाहते हैं, ठीक है, और सैलरी उसी हिसाब से लपाना चाहते हैं जिस हिसाब से उनको सैलरी को काम मिलता है बेसिकली। ठीक है, तो वो सारी सारी चीजें थोड़ा इस आर्टिकल के अंदर बताएगा, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का इस बार एक आया है, मेंस में क्वेश्चन आया है, तो शायद यहाँ से भी कुछ ना कुछ बनने के चांसेस मुझे लगते हैं, बन सकता है कुछ ना कुछ क्वेश्चन। ठीक है, एक और जो क्वेश्चन है वो स्पोर्ट्स को लेके है। भाई स्पोर्ट्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, खासकर जो बड़े इवेंट होते हैं ओलंपिक, कॉमनवेल्थ वगैरह, एशियन गेम्स, ये इतने बड़े इवेंट क्यों हैं, और किसी कंट्री को इनसे क्या बेनिफिट होता है। आपने कभी कभी सोचा होगा कि जैसे नीरज चोपड़ा है, भाई नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक दिया, ठीक है, करोड़ों के इनाम मिले, करोड़ों की एडवर्टीजमेंट मिली, आम आदमी को इससे क्या बेनिफिट हुआ।
मुझे इसमें क्या बेनिफिट हुआ, आपको क्या बेनिफिट हुआ, देश को क्या बेनिफिट हुआ, ये तो इनका इंडिविजुअल अचीवमेंट हुआ ना। अब विराट कोहली जो है सेंचुरी मारा, किसको बेनिफिट हो रहा है, विराट कोहली को मिल रहा है, उसको नई नई एडवर्टीजमेंट मिल रही है, करोड़ों रुपए पैसा कमा रहा है, आपको क्या बेनिफिट है। तो ये इसमें कहा गया है कि भाई ये जो बड़े बड़े गेम्स हैं, बेनिफिट है उनका, क्या बेनिफिट है, सॉफ्ट पावर। देखिए एक होती है हार्ड पावर, हार्ड पावर बेसिकली मिलिट्री बेस्ड पावर होती है, ठीक है, डिफेंस मिलिट्री वो सब होती है। एक होती है सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट पावर में आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हो थ्रू योर कल्चर, थ्रू योर पॉलिटिकल आइडियाज, थ्रू योर पॉलिसीज रादर देन फोर्स। जैसे इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो हमारा कल्चर है ना, हमारी फिलॉसफी, ठीक है, वो एक हमारे लिए सॉफ्ट पावर का काम करता है। अमेरिका हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर दोनों में काम करती है। जैसे अमेरिकन कल्चर जो है कितना पॉपुलर है, राइट, अमेरिकन, अब हॉलीवुड की बात करो कितना पॉपुलर है, अमेरिकन म्यूजिक इंडस्ट्री कितनी पॉपुलर है, राइट, वो एक सॉफ्ट पावर ही है अमेरिका की बेसिकली, और हार्ड पावर तो भैया है ही। तो इन्होंने ये कहा है कि जो ये स्पोर्ट्स होता है, ठीक है, ये एक सॉफ्ट पावर की तरह काम करता है, आपकी कंट्री की इमेज को चेंज कर सकता है। जैसे हम लोग इंडिया की बात करें तो टोक्यो में इंडिया ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया था, ठीक है, अभी नीरज चोपड़ा जो है वो ओलंपिक गोल्ड मेडल लेके आए हैं, कॉमनवेल्थ गेम के अंदर भी हम लोगों ने काफी बढ़िया इस बार अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, वो सारी चीजें हैं। तो इन्होंने एक सर्वे किया था, सर्वे में ये कहा गया था कि भाई कोई कंट्री जो है अब ओलंपिक्स वगैरह में इतने ज्यादा मेडल वेडल लेके आती है, इसका एक्चुअली में क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो चाइना का यहाँ पे जो है एक एंगल जो है उन्होंने मेजर किया था। यूजली क्या है कि देखिए चाइना में को लोग ज्यादा वैसे पसंद नहीं करते हैं, चाइना को लेके एक तरह का प्रिजुडिस बना हुआ है कि भाई चाइना में ह्यूमन राइट वायलेशंस होते हैं, राइट, वहां पे माइनॉरिटीज के ऊपर जो है जो जिस तरह से उगर्स के ऊपर हो रही हैं वो सारी की सारी चीजें हैं। तो चाइना की जो मिट्टी पलीत होती है दुनिया भर में, मतलब अगर मैं अपनी देसी भाषा में बताऊं तो स्पोर्ट्स के जरिए कहीं ना कहीं चाइना एक अपनी अलग इमेज पेश करने की कोशिश करता है, अपनी एक अलग से ब्रांड बनाता है, तो जिसमें उसको बेनिफिट होता है, चाइना को उसमें बेनिफिट होता है, ठीक है। और क्या होता है, पीपल टू पीपल रिलेशन बनता है अगर आप स्पोर्ट्स की तरफ जाते हो। जैसे चाइना के बहुत सारे एथलीट वो अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर ट्रेन करते हैं, जैसे मेडागास्कर के अंदर जो है वो स्विमिंग वो ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, ऐसे ही मेडागास्कर के बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन स्विमिंग को लेके, बैडमिंटन, टेबल टेनिस वो चाइना में सीखने आते हैं। तो आपस में कोलैबोरेशन है, पीपल टू पीपल कोलैबोरेशन भी यहाँ पे होता है, तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट यहाँ पे नजर आता है। उसके अलावा चाइना ने कीनिया के साथ भी कई सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कर रखी है, जिसमें चाइना के बहुत सारे रनर्स जो हैं वो कीनिया में जाते हैं, मैराथन वगैरह सीखने जाते हैं। तो ये काफी एक कंट्री टू कंट्री रिलेशन में डेवलप होता है, ये सिर्फ इंडिविजुअल की बात नहीं है। इंडिया का यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा, क्या कहा है कि भाई देखिए इंडिया धीरे धीरे जो है ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इंडिया को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये रियलाइज हो गया है कि भाई स्पोर्ट्स भी काफी जरूरी है इंडिया की एक ब्रांड को बनाने के लिए, ठीक है। हालांकि इसमें कोई डाउट नहीं कि इंडिया का जो पॉपुलेशन मेडल रेशियो है वो दुनिया में सबसे पोअरेस्ट है। इसमें अब तक इंडिया ने सिर्फ 35 मेडल ही जीते हैं। माइकल फेल्प्स जो अमेरिका का स्विमर है उसने कितने सारे मेडल अकेले ने ही जीत रखे हैं, ठीक है। तो सिर्फ 39 मेडल हम लोगों ने जीते हैं, जबकि 130 प्लस करोड़ कंट्री है। ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि भैया इंडिया के लोगों को स्पोर्ट्स का कितना कम एक्सपोजर है, और सिर्फ वो स्कूल समय से ही शुरू हो जाता है। स्कूलों में देख लो हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स वाला पीरियड की क्या हालत होती है, स्पोर्ट्स वाले पीरियड को कभी मैथ वाले सर ले लेते हैं, कभी साइंस वाली मैडम ले लेती हैं, कभी कोई ले लेता है कि नहीं, दिक्कत है वहां पे। तो सरकार ने क्या किया 2014 में जब नई सरकार आई तो इन्होंने एक स्कीम चलाई जिसे कहा जाता है टॉप्स, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, और इनका यह कहना था कि हम लोग इंडिया की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेंगे। हालांकि जिसका रिजल्ट भी नजर आ रहा है, एशियन गेम्स देखो, कॉमनवेल्थ गेम देखो, इस बार अगर आप ओलंपिक्स को देखो इंडिया ने थोड़ा सा बेटर परफॉर्म यहाँ पे किया है। उसके अलावा नीति आयोग की भी एक रिपोर्ट आई थी 20 पॉइंट प्लान टू इंप्रूव इंडियाज ओलंपिक परफॉर्मेंस, जिसमें भी इन्होंने ये कहा था कि भाई हमारे यहाँ पे जो एटमोसफेयर है स्पोर्ट्स को लेके, माहौल है, उसको इंक्रीज करना है, बेटर बनाना है। अर्ली स्टेज जो एथलीट होते हैं, छोटे जो बच्चे होते हैं, उनके स्किल को पहचानना है, उनको पॉलिश करना है, जैसे चाइना करता है। चाइना 3-4 साल के बच्चों को ही ट्रेन करना शुरू कर देता है और उनका सिर्फ एक ही गोल होता है, ओलंपिक। एशियन गेम्स और ये कोई मतलब जो दूसरे गेम्स होते हैं इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है चाइना को, वो सीधा ओलंपिक की बात करते हैं, इससे कम जाते ही नहीं है। तो और ये सारी चीजें होगी। बाकी फैमिली, कम्युनिटी, स्कूल, रीजनल एकेडमिक्स, यहाँ पे भी जो है स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है, और बेटर कोच हो हमारे लिए वो भी जरूरी है, प्रॉपर तरीके से फंडिंग की जाए वो भी जरूरी है, अकेडमीज खोली जाए देश भर में स्पोर्ट्स को लेकर ताकि बच्चे वहां पे जा सकें। और एक सीधी सी बात है यार,
सारी बात ना फ्यूचर की, करियर की है। अगर स्पोर्ट्स में फ्यूचर बनेगा, बच्चे को पैसा मिलेगा, उसका करियर डेवलप होगा, तो क्यों नहीं लोग बच्चे इसको स्पोर्ट्स में भेजेंगे? सीधी सी बात है। यहाँ पे हम लोग खर्चा भी बहुत कम करते हैं इंडिया में। देखिए इंडिया में पता है हमको कितना खर्चा करते हैं? ओनली 3 पैसा पर डे पर कैपिटा ऑन स्पोर्ट्स। 3 पैसा यार। चाइना में पता कितना करते हैं? 6 रुपए पर डे पर कैपिटा। कितना फर्क है? तो भाई जब पैसा लग रहा है तो परफॉर्मेंस भी तो वहीं से आएगा, सीधी सी बात है। तो ये इन्होंने कही है। और आप एक चीज देखो कि इन गेम्स के थ्रू, जैसे ओलंपिक्स वगैरह हो गए, एक कंट्री ना अपनी इमेज भी प्रोजेक्ट करता है। जैसे चाइना में ओलंपिक्स हुए, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक्स हुए, वहां पे क्या होता है? रियो में ओलंपिक्स हुए, राइट? क्या होता है वहां पे? वहां का कल्चर लोग देखते हैं, टीवी के थ्रू देखते हैं, वहां पे लोग जाते हैं, उनको देखते हैं, वो सारी की सारी चीजें। तो कल्चर जो है प्रोजेक्ट होता है, सॉफ्ट पावर जो है इससे प्रोजेक्ट होती है कंट्री की। तो इंडिया में जो है क्या कर सकते हैं हम लोग अपने थोड़ा सा स्पोर्ट्स को इंप्रूव करने के लिए? जो चीजें हम लोगों ने बात कही वो तो है ही। उसके अलावा पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को जो है इंडिया को सेपरेट करना पड़ेगा। जो जितने भी पॉलिटिशियंस है भैया उनको बाहर निकालो, जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं जो समझते हैं गेम को, उनको जो है गेम के अंदर लेके आओ। एक तो बड़ी इंप्रूवमेंट की चीज है। जैसे इस बार आपने देखा इंडिया का जो फेडरेशन है, फुटबॉल फेडरेशन, उसको बैन कर दिया गया है क्योंकि उसके अंदर पॉलिटिशियन घुस के बैठे हुए हैं, जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, है ना? वो सारी सारी चीजें। तो भैया थोड़ा सा आगे बढ़ने की जरूरत है, ठीक है। जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम वगैरह, यहाँ पे हम लोग स्विमिंग के लेसन इनसे ले सकते हैं। कीनिया के साथ हम लोग कोलैबोरेशन कर सकते हैं एक तरह से, जैसे चाइना करता है। इवन चाइना इंडिया से भी कोलैबोरेशन करता है, पता है आपको, क्रिकेट के लिए। तो शर्माने की बात नहीं है इसमें, कोई नीचा नहीं दिखा रहे, आप कोलैबोरेशन कर रहे हो। चाइना इंडिया से हेल्प मांगता है क्रिकेट टीम को डेवलप करने के लिए, वो भी एक चीज है। तो टॉप जैसी स्कीम चाइना के अंदर भी है, टॉप की स्कीम इंडिया के अंदर भी है। हालांकि हमने चाइना से इसको कॉपी किया है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, तो उसके अंदर और पैसा डालने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से करो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की यहाँ पे जरूरत है, ठीक है, ताकि प्राइवेट सेक्टर आएगा तो भाई सारी चीजें तो सरकार नहीं कर सकती, तो पीपीपी मॉडल के तहत भी हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट जो है काफी बड़ी है अभी स्पोर्ट्स की इंडिया में। ये कुछ कुछ चीजें हैं, आई होप आपको इसमें मजा जरूर आया होगा आर्टिकल में। मुझे खुद पढ़ने में इसको काफी मजा आया। उसके अलावा हमारे पास कुछ एडिशनल आर्टिकल्स भी हैं, वो सारी सारी चीजें आप थोड़ा सा देख सकते हो। अगर आपको मेंस के लिए कोई आंसर लिखना है, देखिए वैसे तो आंसर कोई ऐसा है नहीं, बट ठीक है आपको बता देता हूँ। आप सीधा लिख सकते हो कि भैया व्हाट इज क्वाइट क्विटिंग, व्हाट इज क्वाइट क्विटिंग, ठीक है। डिस्कस हाउ जेन जी एंड millennials are behaving during, after and post pandemic with respect to work life balance। तब ये कर सकते हो, बाकी दूसरा जो है आप कर सकते हो, डिस्कस हाउ स्पोर्ट्स कैन लीड टू द enhanced soft power of a country। ठीक है, 150 वर्ड्स 10 मार्क्स। तो आप ये कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।